तो सब कुछ भूल के हम अगर जीरो से शुरुआत भी करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसका नाम ही है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम श्वेता शर्मा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड आ रही थी कमेंट बॉक्स में, कभी फ़ोन करके बच्चे बताते हैं, कभी व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें एक ऐसा प्लान दो जो कि हम काउंट कर सकें, अपना टाइम टेबल बना सकें और उसको फॉलो करके हमारा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन के साथ एग्ज़ाम से पहले पूरा हो जाए, जिससे हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम देने से पहले, आपको ये पता होगा कि मेरे सारे वीक टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, मेरे सारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहोगे और बहुत अच्छा पेपर लिख के आओगे। अब उन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी जो प्लानिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कोई प्लानिंग करी है, कोई टाइम टेबल बनाया है, तो उसको स्टिक होके फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ बच्चों का 30 to 40% सिलेबस हो गया है, कुछ बच्चों का मे बी अभी जीरो से स्टार्ट होने वाला हो, जो पढ़ा था लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हम कर सकते हैं, हम 95 के ऊपर जा सकते हैं करे हुए सिलेबस से। तो सब कुछ भूल के हम अगर ज़ीरो से शुरुआत भी करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इसका नाम ही है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्लानिंग रहेगी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी शेयर किए जाएंगे। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे जो आपके सीनियर्स हैं उनके स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आ रहे हैं जो आपको इन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में हेल्पफुल रहेंगे। सो 45 डेज आपको कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 45 डेज में। ये सिलेबस ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसके अंदर आपने पूरा NCERT एग्जाम्पलर को गो थ्रू कर लिया। ये जो 45 डेज हैं ये आपके स्टार्ट कब से होंगे? अगर आप 5 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो अपने 45 डेज वहाँ से ले लो कि भाई आपको 20 अक्टूबर तक कंप्लीट सिलेबस एक बार ज़बरदस्त तरीके से करना है। अब ये जो सिलेबस आपको करना है ये किस तरह से करना है? ये सिलेबस आपको करना है PYQs के साथ साथ। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि PYQs तो मैम रिवीजन के टाइम में करेंगे लास्ट में, लेकिन नहीं बेटा, बात मान लो मेरी, मैम जो बोल रही हैं वो सही है, एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चों को मेंटर किया हुआ है, उन लोगों से पूछा हुआ है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है एग्ज़ाम देने से पहले, कब कॉन्फिडेंस फील होता है। तो जो बच्चे PYQ साथ के साथ करते हुए जाते हैं ना एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है PYQ बाद में करेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी से आपको स्टार्टिंग से PYQs चैप्टर के साथ साथ करने हैं। नहीं किए हैं तो अब कर लो ये 45 डेज में। ये 45 डेज हैं जब से भी आप काउंट करते हैं। अगर आप ये वीडियो आज 2 सितंबर को देख रहे हो तो वहाँ से आप अपने 45 डेज काउंट कर लो। अगर आप ये 5 सितंबर से देख रहे हो तो वहाँ से 45 डेज काउंट कर लो। बट आपको 15 सितंबर से ज़्यादा डिले नहीं लेना है, आपको पहले ही ख़त्म कर देना है। ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक आपके ये 45 डेज कंप्लीट हो जाने चाहिए विद PYQs। हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के आपको PYQs लेके आने हैं। आपके पास मैथ्स के लिए 45 डेज है, साइंस के लिए 45 डेज, SST के लिए और लैंग्वेज के लिए 45 डेज है। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस आपका क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्फिडेंट आना है। इसके अंदर जो वीक टॉपिक हैं, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको अभी से ही स्ट्रॉन्ग करते जाओ, फाइट बैक करते जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो लगे रहो उसमें। जितना टाइम देना है ना अभी इन 45 डेज में दे दो और हर एक टॉपिक को पक्का कर लो। डरना नहीं है कि भाई बाद के लिए छोड़ देता हूँ, इसका क्वेश्चन तो नहीं आ रहा समझ में, नहीं, आपको अभी इसी वक्त अपने सारे वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप यूज़ करनी है? भाई ऐसे डेज की प्लान तो आपको बहुत मिलेंगे, है ना, लेकिन हमें उसे अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें उस टाइम में करनी है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि PYQ साथ के साथ करने हैं, आपको कोई डिले नहीं करना है आपको उसके अंदर, ठीक है। साथ में स्टडी मटेरियल। अब जब ये अपने प्लान बना रहे हो, जब आपका लास्ट सितंबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में तो एग्ज़ाम ही है,
तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्ट कर लो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मैम क्या करें, एनसीईआरटी करें, एग्जाम्पलर करें, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, रेफरेंस बुक करें, क्या क्या करें। इस बार तो एमसीक्यू है तो बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल रहेंगे। कौन कौन सी बुक परचेज करें, मार्केट में इतनी सारे पब्लिशर्स की बुक्स हैं। सबसे बेस्ट है कि जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, जहाँ का भी मटेरियल आपको अच्छा लगता है उसे पहले से ही कलेक्ट कर लो। अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व बुक है तो उसको खरीद लो। अगर अदरवाइज आपको अगर सॉफ्ट में चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैलेंजर सीरीज़ के अंदर सारे PYQs चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर सब मिल रहे हैं, वहाँ से ले लो। जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज का कलेक्शन करना है ना, पहले ही कर लो, उसको एंड मोमेंट पे सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। NCERT इज द की पॉइंट, ये फर्स्ट आपको सबसे पहले करना है। ऑल एग्जाम्पल्स एंड ऑल एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस आपको इन 45 डेज जो आपके कंप्लीट सिलेबस वाले हैं इसके अंदर कवर कर लेने हैं। ये जब आपके NCERT कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको नेक्स्ट PYQs करने हैं। उसके साथ साथ अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा, वहाँ भी मिल जाएंगे, जहाँ से भी आपको ले सकते हो वहाँ से उसको करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हैंड रिटन नोट्स, गाइस हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें अपनी राइटिंग से पढ़ा हुआ बहुत जल्दी याद हो जाता है। अगर आप अभी तक हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनाए हैं तो अभी से ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके हैंड रिटन नोट्स बना लो जब आप अपना सिलेबस गो थ्रू कर रहे हो। पूरा सिलेबस के साथ साथ ही छोटा छोटा सा हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट ही मान लो तो शॉर्ट नोट को बनाते हुए चलो। अगर नहीं भी बनाए हैं तो शॉर्ट नोट माइंड मैप आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रिविजन वीडियो का कोर्स असाइन रहेगा, फ्री ऑफ कोर्स है, वहाँ जाके आप ये शॉर्ट नोट खुद को असाइन कर लो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद से बना रहे हो बहुत अच्छा है, नहीं बना रहे हो तो भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो वहाँ से आप उसको भी, माइंड मैप को भी अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। रेफरेंस बुक्स, जब आपकी NCERT कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एग्जाम्पलर को जाना। एग्जाम्पलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट पहले ज़रूरी है कि NCERT खत्म हो जाए, देन गो फॉर एग्जाम्पलर, राइट। उसके बाद अगर आप कुछ बुक्स, समय बचता है आपके पास, तो आप आर.डी. शर्मा या कोई सी भी बुक्स रेफर कर सकते हो जो भी आप सब्जेक्ट वाइज रेफर करते हो। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज 2 मेन बुक्स, कि आपने पहले NCERT कर ली फिर एग्जाम्पल कर लिया, उसके बाद ही आप रेफरेंस बुक यूज़ करना। नाउ डेली शेड्यूल, अब हर बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि मैम ये सब जो हमारा शेड्यूल है इसको फॉलो कैसे करें। अगर टाइम टेबल बना भी लेते हैं तो फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखो, हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल टाइम टेबल होता है कि वो किस घंटे पढ़ना पसंद करता है। मॉर्निंग में आपका ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन बैठता है या इवनिंग में आपका अच्छा कंसंट्रेशन बैठता है, तो दिस इज़ अप टू यू। आपको अपना डेली के जो 24 आवर्स होते हैं उसमें से बेस्ट टाइम निकालना है। देखो, चाहे कोई टॉपर बच्चा हो, 100 परसेंटाइल वाला हो, 99 परसेंटाइल वाला हो या 60 परसेंटाइल वाला हो, दिन में उसके पास प्रॉपर क्या है, 24 आवर्स ही हैं। इन 24 आवर्स का प्रोडक्टिव बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, वहीं आपको डिफरेंशिएट किया जा सकता है भीड़ से अलग, ठीक है। वहीं पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ परफॉर्म करके अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब इन 24 आवर्स के अंदर आपको कैसे डिवाइड करना है कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ। मैथ्स को आपको एवरी डे 2 आवर्स तो देने हैं, जिसमें अगर आप हाफ एन आवर थ्योरी पढ़ते हो या फिर फॉर्मूलाज रिवाइज करते हो, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर सकते हो, बट आपको 1.5 आवर तो डेली मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो पूरे 2 आवर्स आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के साथ साथ ही आप थ्योरी भी कवर करते जाओ। साइंस को भी आपको 2 आवर्स पर डे देना है। साथ ही साथ आप लैंग्वेज को 30 मिनट्स दे सकते हो कि आपने ग्रामर देख ली, इंग्लिश ग्रामर देख ली, हिंदी का कुछ ले लिया आपने, जो भी आपकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी है, मराठी है, उसको थोड़ा सा आधा घंटा आपने देख लिया, तो आप सब्जेक्ट के टच में रहोगे। थोड़ा थोड़ा उसको व्याकरण को दे दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ, साइंस, लैंग्वेज। उसके बाद हमारा बचता है SST। तो SST थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है कई बार, तो पहले समझो फिर रट्टा मारो। बट अगर आपने इसमें रेगुलर टाइम दे दिया कि भाई आपने एक चैप्टर को 2 आवर्स दिए और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से उस चैप्टर को रिवाइज किया, तो वही चैप्टर को आपको करने में अब की बार कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। तो इस तरह से एवरी डे आप 1 to 2 आवर्स दे के SST का
रिवीजन, जो कि एक लेंदी और थ्योरेटिकल और लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, वो भी आप कंप्लीट टाइम पे कर सकते हो। देखो, प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लानिंग अच्छी रही आपकी और उस अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया टाइम रहते हुए और आपको रिवीजन का टाइम भी मिल गया, तो दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरा ये टॉपिक भी अच्छा हो गया, ये सब्जेक्ट भी अच्छा हो गया। अगर 3 सब्जेक्ट भी, सपोज आपके मैथ्स और साइंस अच्छे हो गए बट एसएसटी अभी आपका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो यहाँ आप थोड़ा मात खा जाओगे। आपके अंदर पढ़ोगे आप मैथ्स और साइंस, बट आपको एसएसटी का ख्याल आता रहेगा कि यार रिवीजन का टाइम आ गया, अब रिमेनिंग 15 दिन 20 दिन बचे हैं और मेरे एसएसटी के अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें लेते जाओ। तो आपको यहाँ पे एसएसटी मैथ्स साइंस को एवरीडे 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 6 आवर्स तो सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही हैं। भाई ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये वो टाइम नहीं है जिसको आप स्कूल टाइम में या अपनी क्लासेस के टाइम के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। दिस इज ओनली सेल्फ स्टडी टाइम। 6 आवर्स की 6 to 8 आवर्स मान के चलो आप, 6 to 8 आवर्स की आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी ही है। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हम पढ़ते तो जा रहे हैं बट हमारा एनालिसिस कैसे होगा कि हम जिस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, हम जितनी डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टेस्ट देना। और एवरी वीक कुछ बच्चे टॉपिक खत्म होते ही उसका टेस्ट दे देते हैं। अगर आप एवरी डे अपनी सेल्फ स्टडी में से टेस्ट आवर्स नहीं निकाल पाते हो तो वंस अ वीक आपको एवरी वीक के अंदर टेस्ट देना ही है। किसी भी एक सब्जेक्ट का दो या 2 सब्जेक्ट का दो। संडे को अपना टेस्ट डे मना लो, वेडनेसडे को अपना टेस्ट डे मना लो। तो इसमें आप टेस्ट देते रहोगे, आपका एनालिसिस होता रहेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो एग्जाम एनवायरनमेंट फील होना चाहिए। भाई टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो वो वाली फील आनी चाहिए आपको स्टार्टिंग से ही। तो एक डिसाइड करके चलो कि टर्म 1 का 90 मिनट का एग्जाम है तो मुझे यहाँ पे एवरी वीक 90 मिनट्स का एक टेस्ट देना है, टाइमर सेट करना है, टाइम बाउंड टेस्ट देना है, राइट। ये हो गया आपका टेस्ट स्ट्रेटेजी। नाउ 45 डेज के अंदर आपने एवरी वीक टेस्ट भी दिए हर सब्जेक्ट के और आपने सिलेबस भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रिवीजन का। अब जो रिमेनिंग डेज बचेंगे, अगर आपने 1 सितंबर से या 5 सितंबर से अपना स्टार्ट किया ये 45 डेज प्लान और ये 20 अक्टूबर तक फिनिश हो गया, तो नाउ आपकी एग्जाम डेट ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो सकती है। आपकी अभी तक डेट शीट नहीं आई है, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आ जाएगी। तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, ठीक है ना, 2nd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट मान सकते हैं। उससे पहले आपके पीरियोडिक टेस्ट भी आएंगे, बोर्ड टेस्ट, प्री बोर्ड टेस्ट भी आ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी स्कूल वाले बुला सकते हैं आपको। तो टाइम आपका बहुत जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपका 45 डेज में कंप्लीट सिलेबस हो गया, आपको रिवीजन पे जंप करना है। अब जो रिमेनिंग आपके 20 डेज या 15 डेज रह जाएंगे आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग की नाउ 20 अक्टूबर तक 7 नवंबर और 5 नवंबर के जो रिमेनिंग 15 to 20 डेज हैं, रिमेनिंग 15 to 20 डेज हैं, उसके अंदर आपको रिवीजन करना है विद प्रॉपर प्लान। देखो, अगर एक्चुअली देखा जाए तो आप पढ़ते पढ़ते भी रिवीजन करते जा रहे थे, बट जो फास्ट रिवीजन होता है, जैसे हम कहते हैं ना फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन, वो लास्ट के 10 से 15 दिन में होना चाहिए। वो लास्ट के 10 to 15 डेज में आपका वो रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखा जाए तो अभी भी आप लोग जब आप सितंबर से अक्टूबर के अंदर अपना 45 डेज का कंप्लीट सिलेबस करोगे, दैट इज ऑल्सो रिवीजन। जिन बच्चों का ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो ये रिवीजन ही करेंगे और ये एफिशिएंट रिवीजन होगा। बट जिन्होंने 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिन्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, उनके लिए दैट इज 45 डेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे आपका रिवीजन प्लस सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है। और ये रिवीजन जो लास्ट 10 to 15 डेज वाला सुपर रिवीजन है, दिस इज कॉल्ड सुपर मेगा रिवीजन। ये रिवीजन ही नहीं, ये सुपर मेगा रिवीजन होगा, ये सुपर मेगा रिवीजन, ठीक है। ये आपको वो 100% कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको 100% कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, नाउ आई एम रेडी फॉर एग्जाम, ठीक है, आई एम रेडी फॉर फाइट। और उसके लिए ज़रूरी है नोट्स। जो भी नोट्स आपने पहले बनाए थे, अपने हैंड रिटन नोट्स,
उन सारे नोट्स को आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। सैम्पल पेपर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सैम्पल पेपर, जो बहुत जल्दी आने वाले हैं आप लोगों के। सैम्पल पेपर मोस्ट प्रॉब्ली साइट पे अपडेट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। नहीं आते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स को भी एक बार आपको यहाँ पे देखना है। उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चंस आपके टर्म 1 से रिलेटेड हैं और सैम्पल पेपर करना आप स्टार्ट कर दोगे। PYQs MCQs का आपको क्वेश्चंस चैलेंजर सीरीज जो अपनी चल रही है उसके अंदर दिया हुआ है। अब सैम्पल पेपर के बाद क्या जरूरी है, आपकी टेस्ट सीरीज। लास्ट में टेस्ट बहुत ज़्यादा क्विकली जल्दी देने से क्या होता है कि आपका माइंड सेट हो जाता है कि भाई हम नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो टेस्ट सीरीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन 20 डेज में स्ट्रॉन्ग आपको वो जो भी वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं जिनमें आज भी डर लग रहा होगा, इन 15 डेज में तब भी आपको वो डर फील हो रहा होगा कि हाँ भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के अंदर मुझे थोड़ा सा डर है कि भाई हाँ ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या किसी भी और टॉपिक के अंदर अगर आपको कहीं डर लगता है तो वो डर आपको इन्हीं लास्ट के सुपर मेगा रिवीजन के टाइम पे कंप्लीट कर लेना है। उन टॉपिक्स को मार्क करके पहले से रखो कि ये मेरे वीक टॉपिक्स है, ये मेरे मॉडरेट टॉपिक्स है, और इनको स्ट्रॉन्ग करना है, रिवाइज करना है आपको इन दिनों में। तब भी आपको रिवीजन करना है, बट ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा हो। तो वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको हर टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs हैं, इनको जब अभी आप सितंबर में पढ़ाई कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, वहीं पे मार्क करते हुए चलो कि भाई ये PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें मुझे डिफिकल्टी आई, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है इसमें मुझे डिफिकल्टी आई। तो ये मार्किंग आप करते हुए चलो पहले से ही कि रिवीजन के टाइम पे आपको इनको एक बार फिर से देखना है, ठीक है ना, रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि देखो रिवीजन का जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, मेगा रिवीजन, इसके अंदर आपको बहुत क्विकली चलना रहता है। यहाँ पे आप फिर से पूरी NCERT एग्जाम्पल की एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते हो, तो पहले से ही मार्क करके चलना है आपको कि ये आपको रिवीजन के टाइम पे एक बार फिर से देखना है। तो वो क्वेश्चंस आपको गो थ्रू तब करने हैं। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब ये कुछ रूल्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको इन लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर, एग्जाम नवंबर में है, सितंबर अक्टूबर आपका रह गया है, आपको नो स्ट्रेस, नो डिस्ट्रैक्शन, नो फास्ट फूड, अरे मैम इतना डिफिकल्ट मत करो इसको, नो नेगेटिव टॉक्स एंड नो ओवरथिंकिंग, ठीक है। ये 5 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। वंस अ वीक एक चीट डे बना के हम फास्ट फूड खा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए सितंबर में, बट अवॉइड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करके चलो, ये आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में मेरा आप लोगों के लिए एक मैसेज है, ऑल द बेस्ट, मचा दो, फोड़ दो, एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरी डे यू हैव 2 choices. One is continue to sleep with your dream or wake up and chase them. All the best.